हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक को लेकर, वक्फ बाय यूज़र। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर बात की गई है वक्फ बाय यूज़र को। वक्फ बाय यूज़र को हटा दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वक्फ बाय यूज़र कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी हो सकता है फ्यूचर के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी को सेफ्टी को लेकर। और रिसेंटली मीडिया के अंदर और बहुत सारे पॉलिटिशियन इस वर्क को लेकर, इस टर्म को लेकर इस्लाम को डिफेम करने की साजिश रच रहे हैं। एक एमपी साहब का स्टेटमेंट आया था कि वक्फ बाय यूज़र का मतलब यही है कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम कम्युनिटी किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेती है तो उसके बाद उस ज़मीन के ऊपर अगर मुस्लिम सोसाइटी क्लेम कर देती है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको वक्फ कंसीडर कर लिया जाता था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? और इसी वीडियो के लास्ट के अंदर हम जानेंगे कि वक्फ बाय यूज़र कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी को कैप्चर करने का। और फिर साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और फिक्र के किताबों के अंदर मिलता है या नहीं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट अदर रिलीजन के अंदर क्या है। इंडिया के अंदर मुस्लिम के अलावा बहुत सारे कम्युनिटी रहती है, तो क्या उस सोसाइटी, उस कम्युनिटी के अंदर भी वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को हटाया गया है या नहीं। इस सारी पॉइंट को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में कि वक्फ बाय यूज़र, द रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र कॉन्सेप्ट, सेक्शन 3 न्यू सेक्शन। ये स्क्रीनशॉट है उस मुसव्वदे का, उस डॉक्यूमेंट का, उस रिपोर्ट का जो 15 पेज के अंदर है। पेज नंबर 3 के ऊपर बताया गया है वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने के बारे में। द फॉलोइंग प्रोविजियो शैल बी इंसर्टेड एट द एंड, नेमली प्रोवाइडेड दैट एग्जिस्टिंग वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टीज रजिस्टर ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एज वक्फ बाय यूज़र विल रिमेन एज वक्फ प्रॉपर्टीज except that property wholly or in part is in dispute or is a government property। ये इस बिल के अंदर ये बताया गया, इस प्रोविज़न के अंदर, इस सेक्शन 3 के अंदर कि वक्फ बाय यूज़र यानी वो सारे के सारे प्रॉपर्टी जो वक्फ के पर्पज़ से यूज़ की जाती है, अगर वो 2025 से रजिस्टर्ड है, इससे पहले अगर वो रजिस्टर है तो उसको वक्फ प्रॉपर्टीज़ कंसीडर किया जाएगा। लेकिन वो सारे के सारे प्रॉपर्टी जो 2025 से पहले रजिस्टर्ड नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसको वक्फ प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसे प्रॉपर्टी के ऊपर वोली और पार्शियली, टोटली या पार्शियली अगर डिस्प्यूट है तो उसके अंदर उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग से उसको फेस करना पड़ेगा और उसके बाद ये मामला बढ़ सकता है और डॉक्यूमेंट वगैरह कोर्ट कचहरी के अंदर भी ये मामला जा सकता है। बहरकैफ हम ये देखते हैं कि ये प्रोविज़न क्या कहता है। Provided that the existing work by user properties register on or before the commencement of the Waqf Amendment Act 2025 as a work by user will remain as work properties। यानी इसका साफ साफ मतलब यह है कि एग्जिस्टिंग वर्क बाय यूज़र यानी वो सारे के सारे वर्क प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ की जाती हैं और वह रजिस्टर्ड है ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, यानी इस एक्ट को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे पहले तक अगर रजिस्टर है तो उसको वक्फ बाय यूज़र विल रिमेन एज द वक्फ प्रॉपर्टीज़ उसको रखा जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी होली और इन पार्ट इज इन डिस्प्यूटेड और इज द गवर्नमेंट। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो होली या पार्शियली डिस्प्यूटेड है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए, उसके वैलिड होने के लिए। अब हम जानते हैं कि वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट एक न्यू टर्म है, क्या इस्लाम के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है या नहीं, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये जानेंगे कि वक्फ कितने तरीके से होता है और ट्रेडिशनल वक्फ क्या था और किस तरीके से मुस्लिम सोसाइटी वक्फ करती थी। मेरा यह मानना है कि द रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र प्रोविजन अपीयर
to be a conspiracy to capture work properties that lack formal registration or legal documentation. It is likely that 95% of the work properties donated in the 18th or 19th century may be unregistered, yet they have been consistently used as a work properties. मेरा यह मानना है कि वक्त बाय यूजर का जो प्रोविजन है और इसको जो रिमूव कर दिया गया है, ये फ्यूचर के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है वक्त प्रॉपर्टीज को कैप्चर करने का। क्यों? इसलिए कि मेरे मुताबिक जहां तक मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टीज, जो वक्त प्रॉपर्टीज 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 7th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के अंदर जो वक्फ किया गया है, डोनेट किया गया है, उसमें से 95% ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसका लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा और वो रजिस्टर्ड नहीं होगा वक्फ प्रॉपर्टीज के तौर पे। अगर वो रजिस्टर भी होगा तो वो जो आदमी डोनेट किया होगा वाकिफ के नाम से वो रजिस्टर्ड होगा। इसलिए कि इंडिया के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्ट्रेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था। रिसेंटली जो जितने भी मस्जिद बन रहे हैं, मदारिस बन रहे हैं, मकतब, मका और कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ये रिसेंटली हम देखते हैं कि उसको रजिस्टर किया जाता है। लेकिन जो प्रीवियस टाइम के अंदर 16-18 सेंचुरी के अंदर जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मदरसे हैं, वो वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर भी है तो जिस आदमी ने डोनेट किया उसके नाम से है। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी औलाद अगर उस प्रॉपर्टी को लेकर क्लेम करती है कि मेरे आबाओ अजदाद, मेरे अनसेस्टर से ये प्रॉपर्टी रिलेट है, बिलोंग करती है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी इस बिल के मुताबिक उसको दे दिया जाएगा। ये अगरचे उस प्रॉपर्टी के ऊपर मस्जिद हो, हाँ 100 ईयर से 200 ईयर से, या ग्रेवयार्ड के तौर पे यूज़ किया जाता हो, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ के तौर पे तो उसको वक्फ नहीं माना जाता है। The removal of work by user provision appear to be a conspiracy to capture work properties that lack formal registration or legal documentation. It is likely that 95% of the work properties donated in the 18th and 19th century may be unregistered. मैंने कहा है may be, not are, यानी बहुत चांस है कि अनरजिस्टर हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मस्जिद है, ग्रेवयार्ड हैं, वो ग्रेवयार्ड के तौर पे या मदरसे के तौर पे या मस्जिद के नाम से वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर है भी तो जिसने ज़मीन वक्फ की थी उसके नाम से है। लेकिन वक्फ का मसला है कि वंस अ प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर वक्फ, इट कांट बी सोल्ड, इट कांट बी ट्रांसफर, इट कांट बी टेकन बैक। यानी अगर एक मरतबा किसी भी ज़मीन को, किसी भी लैंड को, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, उसको डोनेट नहीं किया जा सकता है और उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। यह इस्लाम का साफ साफ कहना है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर अगर हम इसको हटाते हैं तो इससे बहुत बड़ा डेंजरस और बहुत बड़ी कंसर्न हो जाएगी मुस्लिम सोसाइटी को वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ्टी को लेकर। हाउएवर अंडर द न्यू बिल 2025 सच प्रॉपर्टी विल ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड एज वक्फ if they are registered before the commencement of the bill, otherwise they can be disputed and the managing bodies will be forced into legal proceedings। यानी वही बात है जो मैंने पहले बताया है कि इस बिल का मतलब यह है कि अगर 2025 से पहले अगर वक्फ के तौर पर रजिस्टर है तभी उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाएगा, अदरवाइज कोई भी उसको डिस्प्यूट कर सकता है और मैनेजिंग बॉडीज को लीगल प्रोसीडिंग को फेस करना पड़ सकता है। एज द रिजल्ट द डोर टू फॉल्स क्लेम ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज हैज बीन ओपन वाइड, स्पेशली फॉर दोज अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज दे कैन बी इन वक्फ यूज सिंस द प्री कॉलोनियल पीरियड। यानी इसका मतलब यह है कि अगर इस प्रोविजन को ख़त्म करते हैं, यानी वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर देते हैं, तो इसकी वजह से फॉल्स क्लेम का एक दरवाज़ा खुल जाएगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और कोई भी आएगा किसी भी मस्जिद के लेकर, किसी भी कब्रिस्तान, किसी भी ईदगाह की प्रॉपर्टीज़ को लेकर उसके ऊपर कोई भी क्लेम कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे अनसेस्टर से बिलोंग करती है और ये प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी उम्मत, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी 100-200 ईयर से उसको वक्फ के तौर पर यूज़ कर रही है। लेकिन फॉल्स क्लेम कर लेने की वजह से जब वो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और उसको डिस्प्यूटेड करके उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग
के तौर पर मैनेजमेंट कमेटी को मजबूर किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में द डोर टू फॉल्स क्लेम ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर झूठे क्लेम का दरवाजा खुल जाएगा, स्पेशली फॉर दोज अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज, खास तौर से उन सारे प्रॉपर्टीज के लिए जो वक्फ के तौर पे प्री कॉलोनियल पीरियड 16वीं सदी 17वीं सदी से यूज हो रहा है, लेकिन अगर वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टीज नहीं माना जाएगा, जैसा कि ये बिल का मतलब है। वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड न्यूमरस मस्जिद बीइंग फॉल्सली क्लेम्ड टू हैव बीन बिल्ट ओवर रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कम्युनिटीज। और रिसेंटली हमने आने वाले दिनों के अंदर, जो पास्ट के अंदर 2-3 महीने के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी मसाजिद को, बहुत सारे मदरसे को, बहुत सारे कब्रिस्तान को टारगेट किया गया है कि ये फॉल्सली है या यहाँ सही नहीं है। ये मस्जिद, इसका स्ट्रक्चर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन के ओल्ड टेम्पल या ओल्ड प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय करके बनाया गया है। इस तरीके से दावे हमने सुने थे, लेकिन इसका ये दरवाज़ा और ओपन हो जाएगा और हर मस्जिद को लेकर, हर प्रॉपर्टी को लेकर क्लेम किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बारी आएगी और डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो उसको डिस्प्यूटेड करके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ये एक ओपन डोर हो जाएगा हर एक के लिए कि हर मस्जिद के ऊपर जाकर क्लेम कर ले कि ये हमारी एंसेस्टर से बिलोंग करती है, ये हमारे आबाओ अजदाद से बिलोंग करती है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और इस तरीके से एक इंतशार इख्तलाफात का दौर चलेगा आने वाले ज़माने के अंदर, ये एक चांस हो सकता है। आफ्टर द passage of this bill, any work property can be disputed. Anyone can claim that a particular property belong to their ancestor, and both party will then be required to produce document in court. Obviously, those properties that have been used in immemorially for work purpose but now lack documentation may be declared either as the government property or private property of the claimant. यानी अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो प्रॉपर्टी या तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाएगी, या जो मुद्दई है, जो उसके ऊपर फॉल्स क्लेम कर रहा है, उसके एंसेस्टर से बिलोंग करती है, उसके आबाव अजदाद वक्फ करके चले गए हैं और एक ज़माने से अगर वक्फ के प्रॉपर्टी के तौर पर उसको यूज़ किया जा रहा है तो वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जबकि वक्फ के बारे में है कि वंस अ प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर वक्फ, इट कांट बी सोल्ड, इट कांट बी ट्रांसफर्ड, इट कांट टेकन बैक, यानी इसको वापस भी नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर आज के ज़माने के अंदर इस बिल के पास हो जाने के बाद अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के तो नाम के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके एंसेस्टर को वापस किया जा सकता है। In contrast, if you look at other religions such as Hinduism, such a provision does not exist. Many religious endowment properties under other communities are not registered, yet they are not challenged or questioned in this manner. अब हम बात करें कि वक्फ बाय यूजर का जो कॉन्सेप्ट इस बिल के अंदर लाया गया है, क्या यह अदर रिलीजन के अंदर अदर रिलीजन की इंडोमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होता है कि नहीं? जाहिर सी बात है, सिर्फ मुस्लिम ही ओरली वक्फ नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुइज्म के अंदर है, क्रिश्चियन, जैनिज्म, हर रिलीजन के अंदर ऐसे हैं कि जिनके आबाओ अजदाद ने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, रिलीजियस अपलिफ्टमेंट के लिए ज़मीन, लैंड को डोनेट किया था, लेकिन वो यूज़ हो रहा है। जाहिर सी बात है, हिंदुइज्म के अंदर भी, रिलीजियस के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो इंडोमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या उन सारे रिलीजन के ऊपर भी ये लॉ इंप्लीमेंट होगा? जो हिंदुइज्म की जो प्रॉपर्टी है, जैनिज्म का और क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म के अंदर के कम्युनिटी से जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, अगर वो इंडोमेंट के तौर पे, वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उस ज़मीन को के ऊपर फॉल्स क्लेम किया जा सकता है? तो साफ साफ है कि उनके जो इंडोमेंट प्रॉपर्टी है, HRCE है, और इसी तरह वक्फ मैनेजमेंट कमेटी जो अदर रिलीजन के बॉडीज़ को मैनेज करती है, उसके अंदर ये प्रोविज़न नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि क्या वक्फ बाय यूज़र का इस्लाम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं। मेरा ये मानना है कि मेरे स्टडी के अंदर वक्फ बाय यूज़र ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलता है। इस्लाम के अंदर दो तरह के वक्फ होते हैं, ओरली वक्फ, जिसको वक्फ बाय ओरल स्टेटमेंट भी कहते हैं, वक्फ बाय रिटन डॉक्यूमेंट, जिसको अरबी के अंदर वक्फ लिसानी और वक्फ किताबी कहते हैं। यानी कोई इंसान जुबान से बोलकर ज़मीन को ओरली वक्फ करता है और कोई अपनी प्रॉपर्टी को रिटन फॉर्म के अंदर रिटन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके अपनी ज़मीन को वक्फ करता है। लेकिन इस्लाम का 99%
वक्फ प्रॉपर्टी ओरली होता है। इवन के ओरल स्टेटमेंट का होना मैंडेटरी है वक्फ के लिए। विदाउट ओरल स्टेटमेंट कोई भी ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है। कोई इंसान अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी करता है तो उस वक्त उसके स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम कम्युनिटी के फला पर्पस के लिए डोनेट करता हूँ, तब जाकर वो स्टेटमेंट होता है, तब जाकर वक्फ होता है। तो वक्फ बाय यूज़र का ये टर्म ना होकर ओरली वक्फ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओरली वक्फ को किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है वक्फ बाय यूज़र, इसको यूज़ करके मीडिया ये बता रही है कि वक्फ बाय यूज़र, जैसा कि ये टर्म बताता है कि इस्तेमाल कर लेने की वजह से कोई प्रॉपर्टी वक्फ मानी जाएगी। और मीडिया और पॉलिटिशियन भी यही इसके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी ज़मीन जहाँ पे मुस्लिम सोसाइटी कुछ मुद्दत से, कुछ पीरियड से परफॉर्म कर रही है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, फिर उसके बाद क्लेम कर देती है तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है वक्फ बाय यूज़र कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को यूज़ करने की वजह से किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाए। इस्लाम ने हुकूकुल इबाद, लैंड हो गया, और एक सर्वेंट, इंसान के जो हुकूक है हुकूकुल इबाद, सर्वेंट्स राइट, इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप को लिया है वक्फ बाय यूज़र। इवन के इस्लाम का साफ साफ कहना है कि विदाउट परमिशन दूसरे की ज़मीन के अंदर नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं, और इसी तरह दूसरे के परमिशन के बगैर किसी जगह अपने मस्जिद को, अपनी डेड बॉडी को दफना भी नहीं सकते हैं, बरी भी नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इस्लाम ने इतना स्ट्रिक्ट स्टेप को लिया है हुकूकुल इबाद को लेकर, तो क्या इस्लाम इसको मान सकता है कि किसी भी ज़मीन को सिर्फ यूज़ कर लेने की वजह से वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए? इसका कॉन्सेप्ट हरगिज़ इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम का साफ साफ ये कहना है कि वक्फ बाय यूज़र का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उसी वक्फ बाय यूज़र ओरली वक्फ है, यानी इंसान जब ओरली बोलकर वक्फ करता है उसी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। देयर इज नो रिलीजियस एविडेंस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूज़र इन इस्लामिक टेक्स्ट सच एज कुदूरी, दुर्र अल मुख्तार, हिदाया एंड अदर क्लासिकल बुक ऑन वक्फ। As per my understanding, there are only two recognized types of वक्फ by oral statement and वक्फ by written document, यानी orally वक्फ का है और written document। Initially in the pre-Islamic period, there existed only the concept of oral वक्फ। Muslim donated their property for वक्फ purposes orally, and once declared the property was considered वक्फ, as there was no system of documentation or written records. The concept of registration and documentation emerged much later. Even during the colonial period, there was no mandatory registration of वक्फ properties. The concept of वक्फ by user is a myth in Islam. It is often misused to defame Islam by falsely claiming that merely using a property for religious purposes, such as prayer, turns it into वक्फ. In reality, a property becomes वक्फ only through the donation by वाकिफ donor, not by mere usage or false claims. मतलब यह है कि कोई भी ज़मीन, कोई भी लैंड वक्फ की प्रॉपर्टी उसी वक्त मानी जाएगी जबकि वाकिफ ने उसको डोनेट किया हो और वाकिफ के अंदर ओनरशिप हो टोटली, तभी जाकर। लेकिन आज वक्फ बाय यूज़र को जिस तरीके से मीडिया और जिस तरीके से पॉलिटिशियन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिर्फ इस्तेमाल करने की वजह से किसी भी ज़मीन को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जा सकता है, ये गलत है। वक्फ बाय यूज़र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओरल वक्फ का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे वक्फ बाय यूज़र का रिमूवल नहीं है, बल्कि किसी न किसी तरीके से ओरली वक्फ को रिमूवल की बात की जा रही है कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी जो हमारे अनसेस्टर ने, मुस्लिम कम्युनिटी के आबा अजदाद ने वक्फ के पर्पस से अपनी ज़मीन को डोनेट किया था और वो ज़मीन वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो उस सब को लीगल जो प्रोसीडिंग है उसको फेस करना पड़ सकता है, और इवेंट के बाद के अंदर उसको वक्फ की प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आज के ज़माने के अंदर मुस्लिम सोसाइटी को सबसे ज़्यादा कंसर्न इसी बात से है कि क्या वो सारे के सारे मसाजिद और मदारिस और ग्रेवयार्ड और ईदगाह जो एक एंशिएंट टाइम से 200 साल 300 साल से वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ की जा रही है, लेकिन वो वक्फ की प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उसको
वक्फ डिक्लेयर किया जाएगा या नहीं। तो इस लॉ के मुताबिक उसको रजिस्टर नहीं किया अगर रजिस्टर नहीं किया गया है तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है 95-80% वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए, क्योंकि जितने भी पुराने प्रॉपर्टी है वक्फ की वो वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है। आज के रिसेंट ज़माने के अंदर जो मस्जिद बन रही है वो आफ्टर परचेजिंग उसको ख़रीदने के बाद उसको वक्फ के तौर पर रजिस्टर कराते हैं। तो रिसेंटली जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं सिर्फ वही वक्फ के तौर पर रजिस्टर है, लेकिन एक अच्छा खासा हिस्सा 80-90% हिस्सा अनरजिस्टर है। उसकी सेफ्टी को लेकर मुस्लिम सोसाइटी को कंसर्न है। जहाँ तक बात रही दूसरे की ज़मीन को हड़पने की कि सिर्फ यूजिंग करने की वजह से कोई प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है, तो यह इंतहाई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मुस्लिम टीचिंग को डिफेम करने के लिए वक्फ बाय यूज़र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न कुरान के अंदर है, न हदीस के अंदर है, न कुदूरी के अंदर है, न दुर्र अल मुख्तार के अंदर है, न हिदाया के अंदर है, न शरह वकाया के अंदर है, न फतावा आलमगिरिया के अंदर है। किसी के अंदर इस कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। वक्फ बाय यूज़र के बजाय ओरल स्टेटमेंट का मिलता है। ओरली वक्फ एंड वक्फ लिसानी, वक्फ किताबी और वक्फ बाय यूज़र ओरली वक्फ को रिमूव करने की एक साजिश है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को लेकर कैप्चर किया जा